तो चलिए मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार में। हम लोग जो है क्लास 11th का पहला जो चैप्टर है सेट, उसका जो भी लेक्चर होगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 6वां या 7वां लेक्चर होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस को। हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़ रहे थे। समुच्चय के प्रकार में हम लोगों ने हमने आप लोगों को बहुत सारे प्रकारों को समुच्चय के बारे में बताया था। और उचित उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। आज हम लोग समुच्चय के प्रकार में एक अलग से पढ़ेंगे, समष्टीय समुच्चय। आगे है समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय या ऐसा कह लीजिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इसका इंग्लिश में नाम है यूनिवर्सल सेट, यानी समष्टि समुच्चय। देखिए समष्टि समुच्चय होता क्या है। समष्टि समुच्चय इट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है, परिभाषा बिना परिभाषा के नहीं हो पाएगा, तो हम लोग परिभाषा जरूर से जरूर देखेंगे। तो क्या है परिभाषा कि समष्टि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, तो उस समुच्चय को इन सभी उप समुच्चयों का समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n हो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n हो, तो क्या होगा, उसमें कौन कौन से अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 क्या, इनफाइनाइट। ये एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमने एक समुच्चय ले लिया, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमने एक समुच्चय ले लिया A, समुच्चय A जो कि विषम संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक और समुच्चय हमने ले लिया B जो कि सम संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक और समुच्चय हमने ले लिया C जो कि अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम चाहे जिस समुच्चय पे विचार कर लें, चाहे वो हम विषम संख्याओं के समुच्चय पे विचार करें, चाहे सम संख्याओं के समुच्चय पे विचार करें, या तो हम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय पे विचार करें, या तो हम मतलब किसी भी संख्या पे विचार करिए आप, या तो आप वर्ग संख्याओं के समुच्चय, जैसे आप एक समुच्चय ले लेते हैं D जो कि वर्ग संख्याओं को व्यक्त कर रहा है, वर्ग संख्याओं को व्यक्त करता है। जैसे 4 1 4 9 16 25 36 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सभी संख्याओं का वर्ग संख्या है। हम घन संख्याओं के समुच्चय पे विचार, मतलब हम किसी भी संख्या के समुच्चय पे विचार करें, हम देख रहे हैं कि ये सभी के सभी जो विचाराधीन समुच्चय है वो इस एक ही समुच्चय जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इस एक ही समुच्चय का क्या है, ये सब उप समुच्चय है। तो इस तरह से हमारी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो इस प्रकार वह समुच्चय उन सभी उप समुच्चयों का समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाती है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं घात समुच्चय। आगे क्या है, घात समुच्चय। अगला है घात समुच्चय।
आगे है घात समुच्चय, इसको कहते हैं पावर सेट। पावर सेट। अब देखिए घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है 1 2 3 4, ठीक। अब इसका उप समुच्चय हम बनाएं, या 1 2 3 ले लीजिए, बहुत ज्यादा लंबा न लेते हैं। इसका अगर उप समुच्चय बनाएं तो पहला उप समुच्चय बनेगा फाई। पहला उप समुच्चय क्या बनेगा? फाई। दूसरा उप समुच्चय बनेगा 1, तीसरा उप समुच्चय बनेगा 2, फिर उसके बाद बनेगा 3, फिर उसके बाद बनेगा 1 2, फिर उसके बाद बनेगा 2 3, फिर उसके बाद बनेगा 3 1, और लास्ट में बन जाएगा 1 2 3। ये सभी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 उप समुच्चय बने किसके? समुच्चय ए के। अगर इन सभी उप समुच्चयों को हम फिर से समुच्चय के रूप में लिख दें, यानी फिर से मझले कोष्टक के अंदर बंद कर दें, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो समुच्चय बी है वो इस समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। अब सुनिए घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बना समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। क्या होता है भैया? उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। देखिए घात की इंग्लिश होती है पावर, पी पहला अक्षर है, इसलिए किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय को हम हमेशा पी लगा के इस तरह से लिखेंगे। अगर समुच्चय ए का घात समुच्चय लिखना है तो पी ए, समुच्चय बी का घात समुच्चय लिखना है तो पी बी, समुच्चय एक्स का घात समुच्चय लिखना है तो पी एक्स। जिस समुच्चय का घात समुच्चय लिखना है उसको इस तरह से हम लोग व्यक्त करेंगे। फिर से सुन लीजिए, वापस से एक बार दोहरा देते हैं हम परिभाषा को। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का बना समुच्चय, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बना समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय को पी ए से व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया घात समुच्चय। अब जैसे ये तो हो गया घात समुच्चय, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि समष्टि समुच्चय किसे कहते हैं और घात समुच्चय किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए इस पे कुछ सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए कैसे होगा। तो चलते हैं बंधु। ठीक है, तो चलिए पहला एक सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को संकेत रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? संकेत के रूप में लिखना है। संकेत के रूप में लिखना है। पहला का पहला है इसमें कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ए बी का उप समुच्चय नहीं है। इसको हम कैसे संकेत के रूप में लिखेंगे? ए, देखिए ये उप समुच्चय है का निशान होता है। अगर इसी को हम लोग ऐसे काट देंगे और ऐसे लिख देंगे तो लिखा, ये क्या लिख दिया गया कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। अगर इसको हमको संकेत रूप में लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें दिया है कि पी क्यू का अधिसमुच्चय है। पी क्यू का अधिसमुच्चय है। क्या है?
अधिसमुच्चय है। तो पी क्यू का अधिसमुच्चय है। अगर इसको हमको सांकेतिक भाषा में या संकेत रूप में लिखना है तो हम लोग देखिए इस तरीके से लिखेंगे, पी क्यू का अधिसमुच्चय है। ठीक है, पी क्या है भैया? क्यू का अधिसमुच्चय है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। तीसरा कह रहा है कि ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। इसको हमको संकेत के रूप में लिखना है तो ई उचित उपसमुच्चय, ये देखिए उचित उपसमुच्चय का निशान है किसका? एफ का। तो ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। अगर इसको हमको सांकेतिक भाषा में या संकेत रूप में लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन था, केवल पहला क्वेश्चन था कि संकेत के भाषा में या संकेत रूप में किस तरह से लिखेंगे। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा सवाल क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? कहता है रिक्त स्थानों में चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों में चिन्ह किसका? उचित उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। सही कथन बनाइए। तो पहला क्या दिया है? पहला दिया है समुच्चय, एक ठो दिया है 2,5, उसके बाद रिक्त स्थान दे दिया है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 2, 3, 5। तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उचित उपसमुच्चय है कि नहीं है? है, इसलिए हम इसको ऐसे भरेंगे। देखिए उचित उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय हो, परंतु समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय बी में न आया हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ये जो 2 है, 2, 5 है, ये इसका उपसमुच्चय है। ये इसका उपसमुच्चय है, तो ऐसे निशान लगे, गलत दे दिया है। इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? खाली स्थान। यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ऐसा। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? अगर यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, चौथा होता है न्यून कोण त्रिभुज, फिर उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज, फिर छठवां होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो ये जो है यक्ष सच दैट यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले समुच्चय में किसी भी प्रकार का त्रिभुज आ सकता है, वो चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो। इस वाले समुच्चय में किसी भी प्रकार का त्रिभुज आ सकता है।
और इस वाले समुच्चय में किस प्रकार का त्रिभुज आएगा? केवल और केवल एक समबाहु त्रिभुज आएगा। क्या रहा है? सवाल कर रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें केवल समबाहु त्रिभुज आएगा और इसमें 6 प्रकार के त्रिभुज आएंगे। तो क्या ये इसका उप समुच्चय है? नहीं है, क्योंकि इसका पूरा अवयव इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, इसका पूरा अवयव इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, परंतु ये जो है इसका उपसमुच्चय है। तो हम लोग ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या है? 2 4 6। तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया है समुच्चय 2 4 6। ठीक, खाली स्थान 1 4 6। 1 4 6। तो देखिए, न तो इस समुच्चय के पूरे अवयव इसमें मिल रहे हैं, न तो इस समुच्चय के पूरे अवयव इसमें मिल रहे हैं। 4 6 इसका इसमें मिल रहा है, इसका 4 6 इसमें मिल रहा है, लेकिन इसका 2 इसमें नहीं मिल रहा है, इसका 1 इसमें नहीं मिल रहा है, माने यहां पर भी उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चौथा इसी में दिया गया है। क्या दिया गया है देख लेते हैं। इसी में चौथा दिया गया है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। खाली स्थान यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। एक क्या है भैया? एक पूर्णांक है। तो जब एक पूर्णांक है तो क्या होगा देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण संख्या है। अगर इसको हम लोग रोस्टर विधि से लिखो तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। खाली स्थान एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। अगर इसको हम लोग लिखें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट तक चले जाइए, सब पूर्णांक में आ जाएगा। माइनस प्लस 0 सब पूर्णांक में। अब बताइए क्या यह इसका उपसमुच्चय नहीं है? क्या इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो यहां पर उपसमुच्चय है, ऐसा निशान लग जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि 3 समुच्चय ए बी सी इस प्रकार है। ए बी सी इस प्रकार है कि समुच्चय, देखिए 3 समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बी व सी 3 समुच्चय इस प्रकार है कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का अवयव है। अवयव है, और देखिए पूरा समुच्चय ही समुच्चय बी का अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इसका मतलब जैसे समुच्चय ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है, और समुच्चय बी बराबर ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, फिर 1 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। समुच्चय सी बराबर ले लेते हैं 0, उचित उपसमुच्चय है। क्या है? उचित उपसमुच्चय। 0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जो बी है, समुच्चय बी है, वो सी का उचित उपसमुच्चय है, और 3 ले लेते हैं। ठीक है, समुच्चय बी उचित उपसमुच्चय सी। जो समुच्चय बी है वो समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है भाई। जो समुच्चय बी है
वो समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलिए तो देखिए बी जो है वो सी का उचित उप समुच्चय है ना, ये सवाल है। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये इसका मतलब है कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का एक अवयव है। देखिए समुच्चय ए पूरा का पूरा समुच्चय बी का एक अवयव है। समुच्चय ए है मझले कोष्ठक के अंदर 1,2, तो मझले कोष्ठक के अंदर 1,2 वो समुच्चय बी का एक अवयव है। इसका ऐसे दिया है प्रश्न में, और ऐसे दिया है बी उचित उप समुच्चय सी दिया है। इसका मतलब क्या है, यही प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, बी उचित उप समुच्चय सी है, तो क्या यह सत्य है कि ए भी सी का उचित उप समुच्चय है? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। चलिए देखते हैं। समुच्चय ए समुच्चय बी का एक अवयव है, और समुच्चय बी समुच्चय सी का एक उचित उप समुच्चय है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमको दिखाना है कि क्या समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उचित उप समुच्चय है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुच्चय ए में अवयव है 1 और 2, जबकि इस समुच्चय सी में अवयव नहीं है। उचित उप समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? ये इसका उप समुच्चय भी नहीं है, ये इसका उप समुच्चय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय सी में नहीं मिल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 और 2 से मिल रहे, तो भैया ये यहां तक पूरा एक ही अवयव है, ये एक अवयव है। ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक के अंदर 1,2, और यहां पर क्या है 1 और 2 इस समुच्चय ए का एक अवयव है, लेकिन 1 और 2 यहां पर इस समुच्चय सी का कोई अवयव नहीं है, ये एक अवयव है। तो इस समुच्चय ए जो है समुच्चय सी का कोई उप समुच्चय नहीं है, न तो उचित उप समुच्चय है। ठीक है, यही कारण है। इसका आंसर यही हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय ए का एक अवयव 1 और 2 है। मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 and 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, परंतु 1,2 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। समुच्चय 1 और 2 समुच्चय सी का कोई अवयव नहीं है। वहां पर क्या है 1,2 ये एलिमेंट्स है किसका? सी का। देखिए इसमें और इसमें अंतर है, ये मात्र एक अवयव है सी का, अवयव नहीं है सी का, और ये यहां पर एक समुच्चय के रूप में अवयव गया है। तो इसका आंसर यही होगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। आगे है निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर है 4, देखिए क्या दिया है। कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 5,6 इसका उप समुच्चय लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए उप समुच्चय बराबर पहला है 5, दूसरा बनेगा 5, तीसरा बनेगा 6 और चौथा बनेगा 5,6। ठीक, इसी तरह आप लोग बना लेंगे। दूसरा सवाल है
4 5 6, इसके सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। तीसरा सवाल है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर फाई दिया है, इसके सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। ठीक है, और फिर आगे कहता है कि समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि समुच्चय पहला 2,3, दूसरा 1 3 5, 1 3 5 के लिए उचित उपसमुच्चय लिखिए। समुच्चय इतने व इतने के लिए उचित उपसमुच्चय लिखिए। क्या लिखना है? उचित उपसमुच्चय लिखिए। तो बताइए इन दोनों समुच्चयों का एक उचित उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 4 5। नहीं 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है।